बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमारा चौथा लेक्चर है। ये EC एब्रिविएशन है। और पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। लफ्ज़ सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सॉइल का पेस्ट बना के या सॉइल एक्सट्रैक्ट की वजह से ये की जाती है। कल मैंने वो शुरू किया था इसके इक्वेशन के हवाले से और इसके यूनिट्स के हवाले से। आज इंशाल्लाह उसको हमने पूरा करना है और मेरे ख्याल में बस इसके बाद इसको हम ख़त्म कर देंगे ताकि आगे चल सकें। अब चूँकि इसमें बहुत सारी वो बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसलिए कुछ गड़बड़ पैदा हुई। टाइम ज़्यादा खर्च हो गया इसमें बैकग्राउंड नॉलेज सारे के सारे एक्सप्लेन करने के ऊपर। अब चूँकि मुझे इसको माउस के साथ, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो सिम्बल्स होते हैं वो सिंपल जो कीपैड है इसके मदद से नहीं लिखे जा सकते हैं। उसका सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इसको लिखा जाएगा, और मेरी तो टाइप वैसे ही 0 है। जैसे टाइप 0 है, जैसे मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है। बहरहाल सिम्बल्स मुझे हाथ से लिखने हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जहाँ तक मुझे याद है, कल मैंने पहला फार्मूला दिया था गालिबन। जी किसी को याद रहा, कल कौन सा फार्मूला डिस्कस किया था मैंने, या लिखा था? जी जहाँ तक याद है मेरे ख्याल में वो था, ये अब सही बन ही रहा है, ये P नहीं है, रो पढ़ा जाता है। ये रो इज इक्वल टू 1/r। देखिए ये था कि कुछ और लिखा था, चूँकि वो सिंबल बास का एक से ज़्यादा सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं इस कल मैंने यही वाला फार्मूला दिया था, कोई और फार्मूला दिया था, किसी को याद रहा हो? दोबारा बोलें। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। हाँ यही वाला था ना जो मैंने लिखा हुआ है। ये इसको रो पढ़ते हैं, मैं लिखता हूँ ये स्पेलिंग। तो अब ये पढ़ा कैसे जाएगा? बहल ये कुछ यूं करके पढ़ा जाएगा। मैंने RH रो उसका लफ्ज़ बोला है, ये लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन बोली है। ये P नहीं पढ़ना है, सुन लीजिए। इट इज़ नॉट P, इट इज़ रो। ये ग्रीक लेटर है, इट इज़ ग्रीक लेटर। ग्रीक जी, ये मैं लिख देता हूँ, ये ग्रीक लेटर है रो। और ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और ये कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिविटी। अब ये एक होगी, ऐसे ही एक और है जी, एक तो नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा हैं, बहुत सी हैं। एक और इक्वेशन है जी रेजिस्टेंस के हवाले से, ये मेटल पे अप्लाई होती है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L ओवर सिग्मा A ओहम। इसमें जो सिग्मा का ये लफ्ज़ जो आपके सामने है, ये भी कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप हैरान होंगे, परेशान हो सकते हैं कि चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोग ये काम करते रहे हैं। बहुत से लोगों ने सिग्मा, कुछ ने रो, कुछ ने गैमा, और कुछ और भी लेटर यूज़ किए गए हैं इसके लिए। लेकिन अब हम एंड पे आ जाएंगे, जो आजकल सिस्टम इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल हो रहा है उसको बाहर आखिर में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये फार्मूला रेजिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए किसी ऐसी चीज़ में जिसकी बाकायदा लेंथ हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, यानी एक वायर, अगर आप बिजली के तार में जो करंट गुजर रहा है उसके लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा। इस में कह लीजिए ये सॉइल के लिहाज से ये प्रॉपर नहीं, दो अहम पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्लासिकल यूनिट की तरफ। जो क्लासिकल यूनिट है, अब मैंने बताया था कि जिस दौर में मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ा हुआ, तो उस वक्त EC को बल में क्लासिकल का लफ्ज़ लिख देता हूँ इसके यहाँ पे, ताकि वो चीज़ें कंफ्यूज ना करें आप इसको। इसका जो क्लासिकल यूनिट है, ये जो यहाँ पे अभी बात हुई थी कि रो इज इक्वल टू 1/r। R जो है ओहम है। जब 1/ओहम करेंगे जो चीज़ बनेगी, उसको जो यूनिट का नेम दिया गया है वो है मो। ये जो रो का लफ्ज़ है ये वाला, सॉरी ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं इसको ताकि ये P से डिफ्रेंशिएट हो जाए। जी, जो रो है इसका यूनिट जरा देखिए मैंने क्या लिखा है, MHO। उसकी रीज़न ये R है रेजिस्टेंस, जो R का यूनिट है वो ओहम है। R का जो यूनिट है इसका सिंबल ये है,
और इसका जो यूनिट है वो ओहम, OHM। आप इस नाम से वाकिफ हैं चूँकि आपने ये तो बहुत बेसिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिहाज से। और रेजिस्टेंस का सिंबल ये है और ये ओहम, उसका जो यूनिट है वो ओहम है, OHM। ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम था, ओहम का नाम साइंटिस्ट के नाम पे है। जब 1/r करते हैं तो जो ये रो बनता है, इस रो का तो बिल्कुल OHM का उल्ट कर दिया MHO, इसको मो का नाम दिया गया था, मो MHO। अब उस दौर में जब मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जिस दौर में मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त जो सिस्टम चल रहा था उसके अंदर जो यही वाला यूनिट है वो मो था, और मेजरमेंट जो होती थी वो मो MHO पर CM में होती थी, मो पर सेंटीमीटर। आपने मिट्टी ली, उसका सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट बनाया, उस एक्सट्रैक्ट को आपने एक ट्रक में डाला और फिर उसमें आपने अपने मीटर की मदद से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मालूम की। और इसमें पर सेंटीमीटर के लिहाज से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसके लिहाज से, और ये उसका ये यूनिट था, ये क्लासिकल यूनिट है, दिस इज क्लासिकल यूनिट, मो पर सेंटीमीटर। अब ये सिस्टम एक्चुअली सीजीएस सिस्टम से रिलेटेड था। 1970s का ज़माना है, 1971 है, 1970 1971, 1970 71 के ज़माने में सिस्टम इंटरनेशनल सामने आ गया, सिस्टम SI सिस्टम। उस ऐसे सिस्टम में उन्होंने CGS के मुकाबले में MCAS सिस्टम को प्रेफर किया। और अब जानते हैं कि MCAS सिस्टम के जो तीनों बेसिक यूनिट हैं वो उन 7 यूनिट का हिस्सा हैं जिनसे आप वाकिफ हैं। बहरहाल उसमें जो डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बेसिक यूनिट कम है और डिराइव्ड यूनिट बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए जो यूनिट रखा गया कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, बात कंडक्टिविटी की हो रही है, हम EC इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हैं। कंडक्टिविटी के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है कंडक्टिविटी, वो है तो इसके इक्वल, जो ये यूनिट था इसका क्लासिकल यूनिट मो पर सेंटीमीटर, वो उसके इक्वल है कंडक्टिविटी। ये है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसके यूनिट का नाम ये है सीमेंस। ये साइंटिस्ट के नाम पे नाम है, सीमेंस साइंटिस्ट था जिसने इस शो में बहुत सा काम किया था, और वो जो बैन अवी कमेटी थी जो डिसाइड कर रही थी, उन्होंने इस यूनिट की जगह पे ये वाला यूनिट। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है नेशनल का, सीमेंस का सिंबल S है, कैपिटल S। अब देखिए कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि रिवाज है कि अगर किसी बंदे का नाम, चूंकि बंदे का नाम कैपिटल S से होगा तो उसके यूनिट को भी कैपिटल S से शो किया गया है। लेकिन बाज़ जगह पे कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जहाँ पे इसको फॉलो नहीं किया जाता, इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता। इवन हमारे ज़ूलॉजी में भी ये रूल फॉलो नहीं होता, ज़ूलॉजी बॉटनी में। अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे किसी पौधे का स्पेसिफिक नेम हो तो उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, बल्कि जो जनरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एनी हाउ सीमेंस S। अब ये सीमेंस तो यूनिट है इसका, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट होगी वो होगी सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर। अब सीमेंस पर मीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है। सीमेंस पर मीटर जो है एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी आपकी उंगली की चौड़ाई कितनी है और आप इसको किलोमीटर में बयान करें कि मेरी उंगली की चौड़ाई 0.0003 किलोमीटर है, तो आपका जवाब कैसा महसूस होगा? कोई जवाब नहीं आया। चलें, अगर आपसे पूछेंगे आपकी एज कितनी है और आप कैलकुलेट करके बताएं जी मेरी उम्र 39 खरब 55 अरब 74 करोड़ 32 लाख और समथिंग सेकंड है, तो ये कैसा महसूस होगा? सर समझ भी नहीं आएगी और अजीब सा लगेगा कि ये क्या, मैंने उससे उम्र पूछी, मुझे पता नहीं क्या बताई जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल यही चीज़ है। बहरहाल चूँकि यूनिट ये लिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये यूनिट प्रॉब्लम का बायस बन सकता है, इसलिए इसके छोटे यूनिट यूज़ किए जा रहे हैं, और वो चूँकि बहुत सारे हैं। अब वो यूनिट याद रखिएगा, जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है सीमेंस पर मीटर। ये एम लिखा हुआ मैंने, वो चूँकि माइस लिखता प्रॉपर नहीं है। अब जो प्रैक्टिकली यूनिट चल रहे हैं, अब मैं सिर्फ वो वाले लिख लगा हूँ जो प्रैक्टिकली इस वक्त जो एप्लीकेबल है। मैं सिर्फ उन वाले यूनिट्स को, उनमें से एक है जी डी डेसी के लिए, डी डेसी कहते हैं, डेसी सीमेंस
पर मीटर, ये एक उससे ज़्यादा बेहतर है डेसी सीमेंस पर मीटर एक। इसके अलावा एक और भी है, वो है जी मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर। दो हो गए, ये भी और ये भी। इवन माइक्रोमीटर के हद तक भी हो सकता है, माइक्रो सीमेंस पर मीटर। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि आमतौर पर जो मेजरमेंट होती है वो इस रेंज में आती है। जो आमतौर पर चीज़ों की आप मेजरमेंट करेंगे वो माइक्रो सीमेंस पर मीटर या मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर की रेंज में होती है। ये प्रैक्टिकल यूनिट में इस्तेमाल हो रहे हैं और इनकी बजाय ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल ये हैं जी चंद एक यूनिट्स। और अब चूँकि ये टॉपिक सिर्फ हमारे थ्योरी में शामिल है, हाँ ये एक ऊपर से यहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया था, इनका जो आपस में इक्विवेलेंस है मैं उसका जिक्र भी किया जाता हूँ। जो इसकी इक्विवेलेंस जी बिल्कुल ये इक्विवेलेंस है जी। अगर आपके पास हो मिली मो एम फॉर मिली है, मिली मो पर सेंटीमीटर। इफ यू हैव one thing as millimole per centimeter, then it is just equal to 1 milli, ये 1 है यहाँ पे, जब 1 मिली है, 1 millimole per centimeter is equal to 1 milli Siemens per centimeter, एक बार है पर सेंटीमीटर, ये भी इसकी इक्विवेलेंस है। और ये बजाते खुद डेसी, अगर इसमें से 1 निकाल दें तब भी ठीक है, ये डी लिखा है जो डेसी सीमेंस पर मीटर के बराबर। बहरहाल ये मैंने तमाम जो इक्विवेलेंस में है, अगर पुरानी किताबों में हो तो वो ये वाला यूनिट इस्तेमाल होगा, मिली मो पर सीएम या मो पर सीएम, और जो प्रैक्टिकल जितने भी चल रहे हैं यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं। अब इसमें जो अहम पॉइंट था एक और इम्पोर्टेंस के हवाले से, ये इसको मैंने सेव कर दूँगा एक बार जी। ये आप लोगों ने अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, महफूज कर लें, वैसे ये अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन आप इसको महफूज रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये चूँकि हाथ से लिखा है जी, और आप बड़ा बताइए कि माउस के साथ मेरी राइटिंग बिल पे सोने पे सुहागा हो जाती है, तो ये कुछ यूँ का नज़र आएगा आपको। इसकी इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या इम्पोर्टेंस है। अब इस पर चूँकि अब लिखा बहुत ज़्यादा गया है, मुझे जो है वो करनी पड़ेगी, स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ईसी, और ज़्यादा ये प्लांट के रेफरेंस से, सॉइल के रेफरेंस से और प्लांट के रेफरेंस से बात हो रही है, ये ध्यान में रखना है, ये ना कि आप कहें ये कहाँ से ऐसे आ गया। इसकी अहमियत ये है कि पहले बात हो चुकी है कि आपने मिट्टी ली, उसमें पानी डाला, प्योर वाटर, और उसका या तो पेस्ट तैयार किया। आजकल बहुत जदीद इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जिनकी वजह से आप सॉइल, खाली सॉइल की, सॉइल के पेस्ट की या सॉइल के सल्फ्यूरिक एक्सट्रैक्ट किसी की भी आप ईसी मालूम कर सकते हैं। हर तरह से प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल है। अब याद रखिएगा कि मिट्टी में, ये मिट्टी है फर्स्ट कीजिए आपके पास, मिट्टी में जितने ज़्यादा सॉइल होंगे, सॉल्ट्स होंगे, ये सॉइल सैंपल है। अब ये मिट्टी है, मिट्टी में सॉल्ट्स मौजूद हैं, जितने ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स का मतलब है आयंस, क्योंकि सॉल्ट्स आयन के शक्ल में होते हैं, जब पानी अवेलेबल होगा तो वो पानी में हल हो जाते हैं, और यही आयंस इस कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं। अगर सॉल्ट ज़्यादा हैं तो ईसी ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्ट कम है तो ईसी कम हो जाएगी, और ज़ाहिर है कि एक मुनासिब हद तक ईसी होनी चाहिए, और वो इसी इंडिकेट करती है कि मिट्टी में सॉल्ट्स कितने हैं। और ज़ाहिर है उनमें से बहुत से सॉल्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट न्यूट्रिशन के तौर पर काम आते हैं। अब भी मैंने कल जिक्र किया था कि अगर सोडियम मौजूद हो, फर्ज कीजिए आप मिट्टी में सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, अब उसमें क्लोरीन की अहमियत अलग जगह है, लेकिन जो सोडियम है इसकी ज़्यादा मकदार पौधों के लिए टॉक्सिक हो जाती है। सोडियम आयंस ज़्यादा मकदार में पौधों के लिए टॉक्सिक, ये पॉइंट डिस्कस हो चुका पहले जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। अब अगर मिट्टी में सोडियम बहुत ज़्यादा हो तो उसकी ईसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ईसी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी इसके साथ। और एक और फर्क पड़ेगा, वो याद होगा मैंने किसी लेक्चर में, पहले दूसरा लेक्चर था,
जिसमें एक्सचेंजेबल सोडियम का जिक्र किया था। एक्सचेंजेबल सोडियम की बात हुई थी कि अगर एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा हो, सोडियम की मिक़दार ज़्यादा हो, तो वो ना सिर्फ इसी ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि इसके ज़्यादा होने से, क्योंकि ये टॉक्सिक है, ज़्यादा मिक़दार में पौधे में जाएगा, उसको डैमेज कर देगा, साल्ट बर्न हो जाएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें सोडियम की मिक़दार ज़्यादा होती है, वो सेलाइन सोडिक सॉइल कहलाती है। ये चूँकि टॉपिक आज अदीब ने कंफर्म किया है कि आपके सिलेबस में नहीं है, सेलाइन सोडिक सॉइल, ये लिखा नहीं जा रहा, ये काम कर रहा है। सोडिक का मतलब सोडियम से निकला है, नाइट्रियम। सेलाइन सोडिक सॉइल, ऐसी मिट्टी बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि जिसमें नमक ज़्यादा होगा, सोडियम वाले नमक की बात हो रही है, वो बहुत से पौधों के लिए टॉक्सिक होता है और वहाँ पे ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 4 मिलीमो पर सीएम, मैंने क्लासिकल टर्म दिया है, इसी को अगर हम मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमो पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर, और ये डेसी सीमेंस पर मीटर के बराबर है। बहरहाल जिस भी यूनिट में दिया जाए उसकी, चूँकि ये इक्विवेलेंस इसलिए दी गई है ताकि जो मुख्तलिफ किताबों में दिए गए यूनिट हिस्से हैं, अगर वैल्यू 4 मिलीमो पर सीएम से ज़्यादा हो और एक्सचेंजेबल सोडियम की मिक़दार ज़्यादा हो, वो मिट्टी सेलाइन सोडिक होती है और पौधों के लिए बहुत, मेजॉरिटी पौधों का मतलब है मेजॉरिटी प्लांट्स के लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाती है। अगर वैल्यू इससे कम हो लेकिन एक्सचेंज सोडियम कम हो तो वो ठीक है। अगर वैल्यू बहुत ही कम हो तो उसको 60 से ओवरऑल बहुत कम हो गए। अगर वैल्यू ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे 4 से 8 तक चली जाती है, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं चंद एक फसलों का नाम लेने लगा हूँ। ये मैं लिख देता हूँ बजाय से, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। शुगर बीट, आई एम श्योर आप इस नाम से वाकिफ हैं सब लोग, तो ये ना कहिए हमें नहीं पता ये क्या होता है। शुगर बीट से आप वाकिफ हैं कि नहीं? सर यस चुकंदर। जी बिल्कुल ठीक है। और एक बहुत ही और मशहूर है जी, बार्ले। ये बार्ले के स्पेलिंग में भी गड़बड़ हो सकती है, मेरे ख्याल में ठीक है, जौ को कहते हैं। मैंने सिर्फ 2 नाम दिए हैं, नाम बहुत से हो सकते हैं, 2 हो गए। तीसरा नाम मैं देना चाह रहा हूँ, पंजाबी नाम मुझे याद है, जिस वक्त इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका, जंतर और टींजन। पंजाबी में टींजन कहते हैं, उर्दू में जंतर कहते हैं। नाम याद आ रहा है इस वक्त। ये अभी कुर्बानी वाली ईद आने वाली है, कुर्बानी के मौके पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चारे के तौर पे अवेलेबल होता है। बकरे बकरियाँ छतरे इसको शौक से खाते हैं। मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिसका इस वक्त। बहरहाल सर जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काश किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं जंतर लिख दिया जी, उर्दू का नाम मैंने लिख दिया। मैंने सिर्फ 3 पौधों का नाम दिया है, इसके अलावा स्लोनी बूटी, साल सोरा, 4 हो गए जी। और बहुत से पौधे हैं, मैंने 4 पौधों का नाम लिखा है। ये पौधे उन पौधों में शामिल हैं जो सेलाइन टॉलरेंट हैं। ऐसी मिट्टी में इनको काश्त किया जा सकता है जहाँ पे नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो। और चूँकि सैलिनिटी ऐसे हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन चूँकि इसी के रेफरेंस से आ गया, इसलिए मैंने इन पौधों का नाम आपके सामने रख दिया है जी। ये सॉल्ट टॉलरेंट, सारे के सारे पौधे जिनका मैंने नाम दिया आपके सामने, दीज आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं और ऐसे मिट्टी में इनको ग्रो किया जा सकता है जहाँ पे सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा हो। सलाइन साइल्स कहते हैं। सलाइन साइल्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है इस वक्त। टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि सैलिनिटी तंदरीब तारी है कि सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग सिलेबस के अंदर शामिल नहीं। पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव के हवाले से हमारा टाइम कब तक है? 10 बजे तक है हमारा टाइम। कब तक है जी क्लास का टाइम? यस सर, 10 बजे तक। 10 बजे तक, ठीक है। मतलब फिर से 5 मिनट पहले खत्म हो जाएगा, चलो ठीक हो गया। मैंने चंद फसलों का जिक्र कर दिया यहाँ पे। ये ऐसी फसलें हैं जो ऐसी मिट्टी में जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो और ज़ाहिर है वहाँ पे ईसी ज़्यादा हो। अब ये फसलें ना सिर्फ वहाँ पे ग्रो करती हैं, बल्कि ये वहाँ से सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। सर उनकी कंडक्टिविटी कम होगी और एक्सेस साल्ट की वजह से जो उनके ग्रोथ पे इफेक्ट था वो नॉर्मल होगा। आपका जवाब तो ठीक है, लेकिन वो किसी और एंगल पे चला गया। आपके पास ज़मीन मौजूद है जो सेलाइन है,
इसी ज़्यादा है, आपने वहाँ पे ये वाली फसलें काश्त करना शुरू कर दी, रिजल्ट क्या निकलेगा? तो चलो उसकी सॉरी सैलिनिटी कम होगी। 60 बार ना ये जी, नहीं ये गालिबन बुशरा जवाब देना चाह रही थी, चलिए हर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। जब आप ये वाली फसलें, चूँकि ये फसलें हैं सॉल्ट टॉलरेंट, ये सॉल्ट को अब टॉलरेट भी कर रही हैं, इसको अब्जॉर्ब भी करती हैं, अब्जॉर्ब करके अपने वैक्यूल में स्टोर कर लेती हैं। इनके ऊपर सॉल्ट का असर नहीं होता इतना ज़्यादा। अब रिजल्ट ये निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट की मिकदार कम हो रही है, इसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वो फसलें जिनको कम सॉल्ट चाहिए होता है वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। आसान ज़बान में ये कह लीजिए कि इस मेथड से इन चीज़ों को ग्रो करा के आप अपनी ज़मीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको कलर या शोर या थोर का नाम देते हैं। फिर मारो किसान लोग जिनका ताल्लुक है गांव से देहात से, वो वाकिफ हैं इस बात से। बहुत से मेथड जिनमें से मैंने एक मेथड का जिक्र किया है कि ये इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये प्रॉब्लम हमेशा गर्म इलाकों में, जितने ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं वहाँ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर हम अपने घरों में, किसी का घर अगर बड़ा हो, अपने घर में अगर आप घर के बाहर चारों तरफ खाली जगह छोड़ सकते हैं, घर का भी पॉसिबल अगर घर बड़ा हो, और वहाँ पे ये वाले पौधे खासतौर पर जंतर ग्रो करना शुरू कर दें, तो ये ज़मीन में से सॉल्ट, तो हमारे इलाके में सॉल्ट ज़्यादा है, सिटीज़ के इलाके में भी, अपने शहर की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट के ज़्यादा होने से दीवारों के ऊपर कलर नजर आता है। आप समझते हैं आपके घर में कमरों में फर्श से 1-2 फुट के फासले पे, 3 फुट के फासले पे आपको सॉल्ट नजर आएगा। अगर बहुत ज़्यादा ये पौधे ग्रो कर दिए जाएँ तो यहाँ पे भी सॉल्ट को कम किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पौधे बहुत ज़्यादा ग्रो करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको इम्प्रूव करने के लिए। पर ये मैंने सॉल्ट और इसी के हवाले से जिक्र किया। अब इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। दोबारा गौर कीजिएगा, चूँकि प्रैक्टिकल में शामिल नहीं है ये सिलेबस में हमारे, ये जो टॉपिक है सिर्फ थ्योरी में था। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सी एहतियातें करनी पड़ती हैं और उसमें बहुत सी आगे मॉडिफिकेशन भी हैं, तमाम फार्मूले इंटरचेंजेबल हैं। मैंने भी कहा था कि इस वक्त तो लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं वो डायरेक्ट सॉइल में से भी मेजर कर लेते हैं, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आप मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट तैयार कर लें फिर, और ऐसा भी है कि मिट्टी और पानी हम वजन में लाएं और उसमें कर लें, या मिट्टी का एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसमें कर लें, और इनसे जो रिजल्ट निकलेंगे वो सब इंटरचेंजेबल हैं। फार्मूले मौजूद है जिसकी वजह से उनको एक को दूसरे में चेंज किया जा सकता है, और इनका कंपैरिजन ज़ाहिर है कि हम किसी बिजली की तार से कर सकते हैं। चूँकि ये टॉपिक आपके इसमें शामिल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, आई एम श्योर। मेरा ख्याल है आप करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, करंट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी हुई है, जब करंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो वो क्या शो करता है? सर फ्लो ऑफ चार्जेस। जी, अदरीब का जवाब है फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ, कोई और जवाब देना और चाहता अगर हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहें तो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है चलो जी, अदरीब को केमिस्ट्री दो, के टर्म में। जी दो जवाब हैं, और कोई जवाब देना चाहता हो जी? और कोई जवाब देना चाहता हो इस सिलसिले में? किसी को दावा हो कि उसने फिक्स पड़ी हुई है? मेरी फिजिक्स 40 साल पुरानी है, ये भी याद रखिएगा, मेरी फिजिक्स 40 साल पुरानी है। मैंने अब से 40 साल पहले फिजिक्स पढ़ी थी। जी, तो आंसर देना चाहता हो जी? सर फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकंड। फ्लो ऑफ पर सेकंड। चलो याद रखिए कि बस का एक चीज़ जब डिफाइन होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बिजली बापटा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं। आपके घरों पे, बल्कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, ये सब चीज़ें करंट यूज़ कर रहे हैं, और ये करंट AC वोल्टेज है जो वापडा ने प्रोवाइड किया हुआ है। जब हम बिजली की तारों में करंट की बात करते हैं या सिर्फ करंट का हो तो उसका मतलब यही है कि तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट जो है वो बह रहा होता है। अब आप, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों के घरों में UPS मौजूद होगा, ऐसा ही है कि नहीं? यू हैव UPS इन योर हाउस? यस सर है।
जी सबा ने कहा है यस। बल मजीद लोग होने चाहिए जिनके घर में यूपीएस मौजूद हो जाए। सिरा ने भी कहा है यस यस। सर। ठीक है, उषा ने भी कह दिया है, सनिया भी कह रही है, और भी यस कुछ सर। लोग होंगे। चलो ठीक है जी, कुछ लोगों ने कह दिया। अब आपने अपने यूपीएस को कभी गौर से जाके देखा है? यूपीएस के साथ बैटरी या बैटरियां अटैच होती हैं, एक या एक से ज़्यादा बैटरीज लगी होती हैं बड़ी बड़ी, और उन बैटरियों में भी करंट होता है। वो करंट, जैसा कि थोड़ी देर पहले अंदलीब ने कहा था, दैट इज आयनिक करंट। बैटरीज में जो करंट है वो आयनिक करंट है, और जो बिजली के तारों में करंट है ये इलेक्ट्रॉन वाला करंट है। जी, कभी किसी ने बैटरी पे प्लस माइनस दोनों लगे होते हैं। अब आज अपने घर में अपनी जो बैटरी है उसके प्लस माइनस टर्मिनल पे हाथ लगा के देखें, करंट पड़ता है कि नहीं पड़ता? ये पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ये बुशरा को तो नहीं पड़ेगा जी, बुशरा ने कहा जी कि नहीं पड़ता। और जो कहे, और कोई जवाब? और बिजली की तार को जो सॉकेट, ये बच्चे बहुत बेवकूफ़ होते हैं और मैं भी ऐसे ही था। तो मैंने बचपन में एक दिन मुझे तार मिल गई, तो मैंने तार को, बिजली की तार सॉकेट में डाला, तो मुझे जोर से झटका, मैं दूर जा गिरा। और ये चीज़ आपने अपने घर में फिर देखा होगा, बच्चे ऐसा ही करते हैं, बहुत से बच्चे कुछ चाबी मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वो सॉकेट में घुसाने की कोशिश करते हैं। पर करंट, जो हमारे यहाँ करंट है वो 220 वोल्ट पे होता है। वो इंतहाई खतरनाक झटका देता है। अमेरिका में 110 वोल्ट वाली बिजली यूज़ की जाती है, उसका झटका इतना खतरनाक नहीं होता। हम उनको बुरा कहते हैं लेकिन वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। सोचिए, हमने ये बेवकूफ़ी की है कि अक्लमंदी की है? 220 वोल्ट रख के कितने बंदे मरते हैं हर साल बिजली के झटके? कोई अंदाजा है आपको? पिछले साल की याद, मुझे बात याद है, कराची में बहुत से लोग मरे हैं बरसात के मौसम में खम्भों से करंट लगने से। अगर वोल्टेज 110 हो तो झटका कम चीज वाला होता है और मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रखिए, जो आपकी बैटरीज हैं उसमें वोल्टेज सिर्फ 12 वोल्ट होती है। 12 वोल्ट से इंसान को झटका नहीं लगता। मिनिमम 30 वोल्ट हो तो झटका महसूस होता है, हल्का सा झटका महसूस होता है। 30 वोल्ट पे इतना ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा होती है कि झटका उतना ज़्यादा होता है। जी, ये चूँकि अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है बैटरी के हवाले से, आयन मिट्टी में भी चूँकि आयन्स होते हैं, मिट्टी में जो वोल्टेज होगी वो आयनिक करंट की वजह से होगी। आयन्स फ्लो करते हैं, आयन भी वैसे बिजली, जैसा आप समझते हैं कि यूपीएस से जो डीसी वोल्ट, और जो आयनिक वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज होती है। आयनिक वोल्टेज इज डीसी वोल्टेज। वो डीसी वोल्टेज आपका जो यूपीएस है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घर की बिजली को चला रहा होता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे आप पहले से वाकिफ हैं। आपके जो सेल्स होते हैं, जो टॉर्च में डलते हैं, सेल आपने देखे हैं, कैमरे में डलते हैं, रिमोट में डलते हैं, वो सब भी जस्ट बैटरी जैसे होते हैं छोटे पैमाने पे, और डीसी वोल्टेज दे रहे होते हैं। बहरहाल ये था जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से हमारे छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। और मेरे हिसाब से मेरे माउस चलना बंद कर दिया। जी, ये टॉपिक काफ़ी हद तक हमारा मुकम्मल हो गया है। जिसमें आपके ख्याल में कोई चीज़ अगर आप मज़ीद पूछना चाहते हो, तो डिस्कस करना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 4 मिनट का टाइम बाकी है अभी। नेक्स्ट टॉपिक नहीं चल सकता है, इस टॉपिक को हम क्लोज करना चाह रहे हैं। सर वो ना, जब आपने लेक्चर शुरू कर लिया था ना, तो 37, 49 और 79 3 रोल नंबर उसी टाइम ऐड हुए थे और अभी तक भी हैं। जी, मुझे रोल नंबर दोबारा बता दीजिए, कौन कौन आए थे? 37, 37 ठीक है, हो गया। और 49 49 एंड और 79। ये 649 तैयबा, आप
ने अपना नाम कॉमन नेम रखा हुआ है, आपका नाम प्रॉपर नाम होना चाहिए। तो ये बात, अपने नाम को कैपिटल टी से शुरू करें। आप तो अपने नाम की बेइज्जती कर रहे हैं, और इससे पहले जो डैश लगाई है इसको रिमूव कर दें। तो ये वाज स्लीपिंग जी। 664 आयशा याकूब, आपका नेम भी कॉमन नेम है, इसको प्रॉपर नाउन में चेंज करें। अपने नाम को कैपिटल ए से शुरू करें और रोल नंबर और नाम के बाद में खाली स्पेस देनी है। और ये नाम में आपने 2 बार आयशा रखा है, आशा एक बार ही काफी है। अगर 2 बार लिखना है फिर आशा स्क्वायर कर दें। जी, ये कल परसों शायद कल बात हुई थी मेरे ख्याल में गालबन कि अगर रेत प्योर रेत वाली मिट्टी हो, उसमें साल्ट बहुत कम होते हैं, उसकी पीसी भी कम होगी और उसमें भी ऐसे ही होगा कि साल्ट कम है, पीसी भी कम है, फसलें प्रॉपर ग्रो नहीं होगी। लेकिन उसकी ड्रेनेज की साइज बहुत ज़्यादा है। जी 674 निबरा, आप भी अपने नाम और रोल के बारे में जो डैश डाली हुई है, इस डैश को रिमूव कर दें इसमें से। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपसे रिक्वेस्ट थी कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले जितने भी लेक्चर्स हैं ये शेयर कर दें। हाँ जी, मैं सिविल एक्सीडेंट सारे के सारे हो चुके हैं। कि मैंने पहले भी किया था, उसमें मेरे इस वक्त 3 चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, वो मुख्तलिफ लेक्चर में मुख्तलिफ पे डाउनलोड कर रहा होता हूँ। मैं वो लिंक सेंड कर दूँगा, मैं तीनों का लिंक सेंड कर दूँगा, तो उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, ये 3 डिफरेंट चैनल्स हैं, आपको ठीक है। 3 देखने पड़ेंगे कि कौन सा लेक्चर किसके अंदर, क्योंकि डिफरेंट सर लेक्चर। एक वाले पे देखा था तो उस पे नहीं थे। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे चूँकि 3 डिफरेंट चैनल्स हैं, तो मैं